ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सूफी म्यूजिक करता है, जब कोई कवाली करता है, उसका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नाता भी होता ही है। When I sing सूफी और कवाली, तब मेरे को एक अलग सी वाइब आती है। तो तब then I realized that this is the one genre which I want to pursue। हजारों घरों की रोटियां चल रही हैं सिर्फ एक नाम से, उस्ताद मुस्तफा अली खान साहब। खामोशियों ने चुन ली जुबान, लब चुप पर बोले नैना, दुख तेरा मेरे दुख वर्गा, फिर कैसा है ये 10 फासला, आजा बांट ले दर्द सारे ये, कुछ पल आके बह जा मेरे नाम, है सारी राज़दारियां संग तेरे, कह दे वो हम जो कह ना सके। तो जो हम नहीं कह सके तू कह दे, जो तू नहीं कह सके वो हम कह सके। कोई बच्चा जो अपने घर के मोहल्ले में खेल रहा है, वो एकदम जाके विराट कोहली से मिल जाए, वो पागल हो जाएगा। आपके लिए तो वही मोमेंट था ना? मेरे लिए तो उससे भी बड़ा मोमेंट था। देखो गुरदास मान साहब और नुसरत अली खान साहब, सागर वाली कवाली उन दोनों से ही है। हो सकता है मैं उतना अच्छा कंपोजर नहीं हूँ जितनी जसलीन है, उनके गाने हम सुनते हैं। हो सकता है वो इतनी अच्छी परफॉर्मर ना हो जो कोई और हो। तो ऐसे ही आर्टिस्ट हैं, सागर भाटिया नाम है उनका, वो आज बैठे हुए हैं। मुझे बेहद पसंद है और मेरे जितने यार दोस्त हैं जो मेरे साथ महफिलों में बैठते हैं, उन्हें भी फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीज़न बहुत पसंद है। थैंक यू सागर भाई फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू शिखर मेरी जान फॉर हैविंग मी हियर। अभी मेरे को पहचान में आ गए ना तुम? अच्छा, आ रहे हैं ना? तुम्हारे साथ तो हमारी कुछ अलग ही बातचीत हुई थी। वो हम यहाँ नहीं बता सकते भाई। ये आपने जो मुझे छुआ, एक शेर है आपका ही याद आया मुझे कि मैं उनसे खफा कभी हुआ ही नहीं। जिस तरह उन्होंने मुझे छुआ, किसी और ने छुआ ही नहीं। और अगर आगे की 2 लाइन आप बता। सागर की आंखें बताती हैं उसकी मोहब्बत की दास्तां, जब एक बार उनसे हुआ फिर किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। क्या बात है। ये शेर मैं इतनी बार सुन चुका हूँ और उसके बाद भी जितनी बार और सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों से आया है। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से जो म्यूजिक आप परस्यू करते हो, सूफी कवाली, ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सूफी म्यूजिक करता है, जब कोई कवाली करता है, उसका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नाता भी होता ही है। डू यू थिंक सूफिज्म या कवाली ये स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत कनेक्टेड है? सूफी और कवाली गाना, कभी भी आप कवाली और सूफी का जो कल्चर अब आप देख रहे हो ना, ये शुरुआत से चलता है। पर जेनजी ऑडियंस में, बच्चों में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि आप जानते हो कि अलग अलग तरीके के म्यूज़िक की जो जॉनर्स होते हैं बदलते रहते हैं। मेरे पास शुरुआत से इसके साथ फील थी, कनेक्टेड था। मैंने बॉलीवुड भी किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन व्हेन आई सिंग सूफी और कवाली, तब मेरे को एक अलग सी वाइब आती है। तो तब देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ द वन जॉनर विच आई वांट टू परस्यू थ्रू आउट माई लाइफ। जबकि मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ, जिस गाने की वजह से हम मिले हैं आज, वो कमर्शियल गाना है, बॉलीवुड लाइट लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग, पर कनेक्शन हर तरीके से अलग होता है। कवाली के अंदर जब भी आप कवाली गाते हो, देखो कहते हैं, आप सुनना कि जब आप ताली बजाते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो वर्क करती है और बहुत स्पिरिचुअली काम करता है जब आप ताली बजाते हो। ताली बजाने का साइंस पता है ना, साइंटिफिकली ताली क्यों बजाई जाती है? क्योंकि वो वाइब्रेशंस होती हैं और कवाली में ताली होती है। तो वो वाइब्रेशंस कनेक्ट कहाँ से होती है? स्पिरिचुअली। तो बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा और इसका जवाब यही है कि हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि अभी जैसे मैं बैठा हूँ, आप मेरे को स्टेज पे इतना शांत तो नहीं देखते। नहीं साहब, आप स्टेज पे शांत। तो वो स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन है, कुछ ऊपर से ही आता है। और मुझे जितना लगता है ये बात बिल्कुल सही है जो आपने बोली। सर, एक तो स्पिरिचुअलिटी हो रही, पर जब वो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाती है, आप वो शायद अपने साथ लेके भी चलते हो। एंड बिकॉज आपका एक बहुत बड़ा बैंड है, सागर वाली कवाली में सिर्फ शायद आप चेहरे हो, बट पीछे बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। तो एक वो बॉयज ट्राइब की जो बातचीत है कि भाई लौंडे साथ में होते हैं तो जंग पे चले जाते हैं, वो मेंटेलिटी बनाना कितना जरूरी है, वॉरियर मेंटेलिटी। एंड एक लौंडों को साथ इकट्ठे करने में सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है जो काम में आता है? मेरे जितने भी द बॉयज इन माई टीम, दे बिलीव कि जिस दिन मैं अगर बीमार हूं ना, तो सब बीमार है। मैं एनर्जेटिक हूं, सब एनर्जेटिक है। मैं उदास हूं, सब उदास है। मैं नाच रहा हूं, सब नाच रहे हैं। तो एक कनेक्शन जो है ना स्पिरिचुअल, वो है मेरा अपने बॉयज के साथ भी। उनका मानना ये है कि भैया आप इंजन हो गाड़ी के, आप में ताकत है, हम टायर है,
एक भी चीज़ नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जितने मर्जी हैवी टायर लगा लो, जितना मर्जी इंजन लगा लो, जब दोनों साथ में नहीं होंगे गाड़ी भागेगी नहीं। तो कनेक्शन क्या है कि कभी कभी कहता हूँ यार प्लीज़ मेरा ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो एनर्जी आती है, उनकी ताली बजती है, मैं एकदम से चेंज हो जाता हूँ। मेरे में मैं थोड़ा लो होता हूँ तो वो बढ़ा देते हैं, वो थोड़े लो होते हैं तो मैं बढ़ा देता हूँ। इट्स अ टीम वर्क, इट्स एक्चुअली अ जंग जिसपे हम जाते हैं इस सच में। और Animal एक भी movie बंदा कम हाँ। हो जाए ना, कुछ खाली खाली लगता है। जबकि हम 22 लोग ऑन स्टेज होते हैं, 22 ही चाहिए भाई सबको, सेम वाइब रहती है सबकी। एनिमल मूवी देखी आपने? हाँ, उसमें रणबीर कपूर का शॉट है जब वो अपने भाइयों के साथ वो एंट्री रहता है, तो व्हेन यू गाइस ग्रो ऑन स्टेज, एक वो अर्जन वैली वाली फीलिंग तो रहती है ना? 100% रहती है। अर्जन वैली तो बाद में है, हम तो पहले कर रहे थे ये वाली वाइब। कि जब जैसे क्या होता है, हम महीने में 25 दिन 27 दिन काम कर रहे हैं, गला खराब है, नीचे से आवाज आती है पीछे बैंड की, भैया देख लेंगे यार, चलो। बस वो चलो बोलना ही बहुत हो जाता है। बट ब्रदर, आप बहुत सारे शोज करते हो। ऑफ कोर्स यू आर कमिंग अप विद इंडियाज बिगेस्ट कवाली टूर, भारत भारत टूर, टूर। सारावादी कवाली का वो आ रहा है। एक आप जो शादियों में जाके गाते हो, एक वो है। एक आपका जो वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे, वो है जो स्टूडियो एक्सो करके गुड़गांव में एक वेन्यू है, वहां पे शॉट है। इफ यू हैव टू पिक एनीथिंग, कि या तो शादी के शोज, या फिर इंडिया टूर, या फिर स्टूडियो एक्सो के शोज, एक कौन सा उठाओगे? अगर मैंने भी एक उठा लिया तो मुझ में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा? मुझे तो हर जगह प्यार बांटना है। शादियों में परफॉर्म करना इट्स नॉट सिंपल, बट आई डू 20 शादियाँ इन अ मंथ। पीपल लव मी देयर, हाउ कैन आई लीव दैट? आई लव टू एंटरटेन पीपल। उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है शादी, और उस पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कितना लकी हुआ मैं। इसके बाद अगर आप बात करो भारत टूर की या कॉन्सर्ट्स में जितने करता हूँ, वो जो मोहब्बत मुझे मिल रही है वो सब वहाँ दिखती है कि अरे इतना प्यार करते हैं लोग। और इसके अलावा स्टूडियो एक्सो तो मेरा घर है। जब मुझे पूरी दुनिया में किसी ने स्टेज नहीं दी थी, तो स्टूडियो एक्सो पहली स्टेज थी। 2 जुलाई 2022 को मुझे मिली थी, और तब से आज तक जब भी मेरा मन उदास होता है, या मैं कोई नई अचीवमेंट करता हूँ, या मेरा वर्ल्ड टूर लॉन्च हो, भारत टूर लॉन्च हो, गाना लॉन्च हो, मैं सबसे पहले जाता हूँ, एक शो डाल देता हूँ वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा लाइफ में, सब करूँगा। वो शायद से आपका स्कूल है जो आप बार बार रिविजिट करते हो कि हाँ, मैं वहाँ सीखने जाता हूँ कि यार चलो कोई नया गाना अरेंज किया। जैसे मैं कोई भी गाना करता हूँ तो आप लोग भी देखते हो कि गाने का साउंड अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे वो अरेंज होता है ऑलरेडी, मैं उसको थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ी अपनी वाइब डालता हूँ, अपनी शायरियाँ डालता हूँ। तो उन सबको वाइब करने के लिए मेरे को एक जगह चाहिए। मेरे को वो जगह होती है स्टूडियो एक्सो। मैं वहाँ जाता हूँ, एक शो डालता हूँ, बुक माई शो पे टिकट्स डालता हूँ, और आप इतना प्यार करते हो दूसरे दिन ही सोल्ड आउट कर देते हो। तो अभी मेरे को लगता है ऑडियंस भी आएगी। आपका रिव्यू अच्छा नहीं आता तो मैं गाना परफॉर्म ही नहीं करता हूँ, पता है आपको। जब तक आप पसंद नहीं करते, स्टूडियो एक्सो में जो लोग आते हैं, मैं कहीं परफॉर्म ही नहीं करता। एंड इट्स ऑल्सो दैट शो जो ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे चल रहा है, कभी भी डाल दो, ट्यूसडे डाल दो, वेंसडे डाल दो, Tuesday, Wednesday, क्योंकि Thursday। मैंने वो माहौल देखा है। तो आई नो कि स्टूडियो एक्सो शायद से वेन्यू की कैपेसिटी 500-700 लोग हैं, पर 1000 लोग उसमें हाँ, उनको एडजस्ट होके घुसना है बस। तालियों पे जो नाचते हैं, और एक जो वाइब आप क्रिएट करते हो नाचते नाचते। मेरा आज तक का रिकॉर्ड होगा स्टेज पे। देखो मैं बताता हूँ आपको कि स्टेज पे जो मैं होता हूँ, जो आगे लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो बहुत पैसा खर्च किया खड़े होते हैं, और उसके जो सबसे पीछे होते हैं ना भाई, आप सोचो कोई पीछे वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि सागर मेरे पास नहीं आया। भाई क्योंकि भाई बार काउंटर पे चढ़ के मैं किसी कोई भी बाउंसर, मुझे क्योंकि चलने की जगह नहीं होती, आप भी जानते हो, कंधे पे बैठ के मैं पीछे तक जाके आता हूँ। यार सारे ही ऑडियंस ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखो मेरे पास कई बार ऐसा होता है, मैं मैसेज आता कि हमारे पास बजट नहीं है टिकट का, पर हमें आपका शो देखना है। 1-2 लोग होते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं सबको नहीं कर सकता। जो भी मेरे को रीच आउट करता है मैं कोशिश करता हूँ मैं कर दूँ। ठीक है। तो डेफिनेटली तो वो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि मैंने बहुत जेट करवाई है इनके शो में जाने के लिए, नाउ आई नो कि डीएम तो कर ही दूंगा। हाँ भाई प्लीज। पर मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले। लेकिन लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उनके बाजू नहीं खुल रही है, बट उनको खड़े होना है। एंड ऑल्सो द एनर्जी विच यू क्रिएट। मुझे तो परफॉर्म करना ही है। जब तक मेरी टांगे चल रही हैं, शरीर चल रहा है, स्टेज पे उतनी तरीके से नाचता रहूंगा। भगवान ना करे अगर ऐसा होता तो बैठ के गाऊंगा, तब भी एनर्जी पूरी रहेगी, ये वादा। नुसरत साहब के स्टूडेंट हो आप, तो बैठ के मैं, वो तो मेरे भगवान है, काश मैं उनसे बैठ के कभी रूबरू हो पाता। लेकिन आज हजारों घरों की रोटियां चल रही हैं सिर्फ एक नाम से, उस्ताद मुजफ्फर अली खान साहब। वो ऐसे हैं कि हमें कोई नहीं जानता है, हम वही कर रहे हैं जो हमने बचपन से देखा। मतलब मैं तो बचपन से ही इतना ज़्यादा मुरीद हूँ उनका, कभी मौका नहीं मिला, पर somehow I feel कि कहीं से वो मुझे देखते होंगे तो ये सोचते होंगे कि टूटा फूटा ही सही गाता है, बट जो कंटेंट गा रहा है लड़के को आशीर्वाद दें और ये आगे बढ़े। तो शायद इसलिए मेरे को मिल रहा है सब कुछ। सर पर आप मुझे एक और बात बताओ कि क्योंकि आप बहुत सारे कवर सॉन्ग्स करते हो,
कव्वाली रीमेक करते हो तो बहुत सारा एक बैकलैश भी आता है कि इसमें इसका नया क्या है, इसने तो उठाया बनाया जोड़ा, थोड़े तबले डाल दिया, थोड़ा गिटार डाल दिया और ये सब इक्विपमेंट्स पहले उतने थे नहीं, तो अब ये नए माहौल के साथ बस रीपैकेजिंग रीब्रांडिंग करके ये अपना नाम चला रहा है। तो उसके पीछे की मेहनत बताओगे आपकी, एक कव्वाली जब आप जो ओरिजिनली 1950s 1960s में जब राइट रही थी और उसके बाद अब जब आप उसे रीमेक करते हो, व्हाट इज दैट प्रोसेस? पहली बात तो मुझे आज तक विद गॉड्स ग्रेस किसी ने ये नहीं बोला कि इसका इसमें क्या है, बल्कि मुझे ये बोला जाता है कि ये गानों से रूबरू हो गए हैं। और मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात को देख के कि जो भी गाने मैंने पिक किए हैं उस्ताद जी के, उन गानों को अंदाज बदला, मैं उनके जैसा गा ही नहीं सकता। तो जो मैं हूँ मैंने अपनी रियलिटी उसमें रखी, सच्चाई उसमें रखी और लोगों तक वो गाने पहुँचे। तो जाके लोगों ने वो हर गाने को पागलों की तरह सुना है, ठीक है। तो मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला कि मैंने गाने को नए तरीके से बना दिया है, कुछ नए तरीके से नहीं बनाया है। सब शब्द आगे हैं, जो शब्द मुझे पहले पसंद आया मैंने उसको पहले गा दिया, बाद वाले को बाद में गा दिया, जो मेरे को जैसे लगा। आज तक की कव्वालियाँ जो भी मैंने गाई हैं वो सब ऑन द स्पॉट क्रिएट करी गई हैं। कि मैं तो बचपन से सुन ही रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यार ये वाली लाइन मेरी फेवरेट है, क्यों ना पहले मैं ये वाली गा दूँ। चाहे अगर बीबा की बात करो तो जो मैं पहली लाइन गाता हूँ कि वक्त रहना प्यार दा, वो जाके 5 मिनट बाद आती है, पर मुझे बहुत पसंद थी। मैं 5 मिनट उसके लिए गाना सुनता था, तो मुझे लगा चलो मैं पहले लोगों को यही सुनाता हूँ। नुसरत साहब के तो गाने शुरुआत के 3 मिनट तो लिरिक्स आती ही नहीं थी, वो तो प्रीलूड ही चलता था उसका। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि वो इतना आइकॉनिक म्यूजिक है, मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं उसको रीपरफॉर्म भी कर पा रहा हूँ, मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूँ या कोशिश कर पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए। अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक ये हो ही नहीं सकता। वो चाहते हैं कि मैं ये करूँ तो मुझसे ये हो रहा है। सर एक आपके भगवान और हैं जिनसे भगवान की दुआ से आपका वास्ता हुआ, रूबरू हुए आप, वो हैं गुरदास मान साहब। वो मोमेंट क्या था? बिकॉज मैंने जो पिक्चर्स देखे वो आप घुटनों पे थे और आपकी आंखों में आंसू थे। तो मान साहब से क्या बातचीत हुई, इफ यू कैन जस्ट, क्योंकि आपका एक, आप तो कितने टाइम से किसी को आइडलाइज कर रहे हो। आज की तारीख में अगर कोई बच्चा जो अपने घर के मोहल्ले में खेल रहा है वो एकदम जाके विराट कोहली से मिल जाए, वो पागल हो जाएगा। आपके लिए तो वही मोमेंट था ना? मेरे लिए तो उससे भी बड़ा मोमेंट था। देखो गुरदास मान साहब और नुसरत फतेह खान साहब, सागर वाली कव्वाली उन दोनों से ही है, क्योंकि कव्वाली को बैठ के गाया जाता है, लेकिन मान साहब कभी नहीं बैठते। तो मैंने इसलिए कव्वाली को कव्वाली कहा ही नहीं, मैंने इसको सागर वाली कव्वाली नाम दिया, क्योंकि आप जानते हो मैं कभी बैठता ही नहीं हूँ। तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं कव्वाली करता हूँ, मैं कव्वाली नहीं करता। मैं अपने दोनों भगवानों को पूछता हूँ और जो पूजा करनी उन्होंने मुझे सिखाई है वही आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ और आप लोग उसे पसंद करते हो। नुसरत साहब से मिलता मेरा सेम रिएक्शन होता, आज मान साहब से मिला तो आपने रिएक्शन मेरा देख लिया। मान साहब पहला गाना लाइव का जो मैंने परफॉर्म किया था नेशनल टेलीविजन पे, दैट वाज छल्ला बाय मान साहब, इंडियाज रॉक स्टार में कोशिश करी थी मैंने और उनका आशीर्वाद है। जब मैंने पहली बार उनको देखा था, उन्होंने पहचान लिया मुझे, मेरे लिए वो ही सब कुछ था। उन्होंने मेरे सर पे हाथ मारा और मेरे आंसू निकल गए। मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाया उनके सामने। तो ये दोनों का मिश्रण है। सागर वाली कव्वाली में हमेशा मैं खड़े होकर परफॉर्म करता हूँ। कव्वाली में खड़े होकर परफॉर्म नहीं करते ना, पर मैं करता हूँ क्योंकि मान साहब खड़े होकर परफॉर्म करते हैं। आप मान साहब को कभी बैठ के परफॉर्म करते नहीं देखोगे। मान साहब भी नाचते हुए परफॉर्म करते हैं, आप भी नाचते हुए परफॉर्म करते हो। मान साहब का भी एक ड्रेस कोड है, आपका भी एक ड्रेस कोड है, तो वो शागिर्द वाली जो बात है वो आप पूरी उस तरीके से निभा ही रहे हो। दिल टूटे पे आते हैं, एक गाना है आपका साहब राजदारियाँ, जो अभी आया है, तो अगर थोड़ा सा या तो वो गा दो और एक बात हमें बता दो कि अगर प्राजक्ता टोरी और तारुक रैना के साथ ही शूट करना था तो मिसमैच्ड सीजन 3 में क्यों नहीं थे आप? राजदारियाँ अपने आप में एक सीजन है। आहा, पता है क्यों? राजदारियाँ का मतलब क्या होता है? जो आपके सीक्रेट्स होते हैं, आपका कोई ना कोई राजदार होता है, आपका भी जरूर होगा। जो भाई शूट करे उनका भी होगा, जो सुन रहे हैं उनका भी होगा। किसी के साथ आप सारी बातें करते हो, वो कौन होता है? आपका राजदार। तो अब इस राजदारी को आप अब ये समझिए कि एक हर इंडिविजुअल की राज जानने वाली उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी, उसके दोस्त भी, उसकी गर्लफ्रेंड भी, उसकी बीवी भी, उसकी दादी भी, उसके दादा भी। तो कोई ऐसी एज फैक्टर है जो रह गया हो जो राजदार नहीं है? सब है ना। तो ये अपने आप में एक सीजन है। क्या बात है। और ये सीजन कभी जाएगा नहीं, क्योंकि राजदार तो चाहिए ही, अकेला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मिसमैच सीजन 3 में अब आप बोल रहे हो तो क्या पता आ जाए, क्या पता सेम ही आ जाए, सेम ही गाना आ जाए। और अगर आ गया तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सरस्वती माता बैठी हुई है आपके साहब। तो थोड़ा अगर आप पैसे जो वहां से मिले यहाँ दे दें
तो देखो, आपने बोला जरूरतमंद अगर आप हो तो बता देना, मैंने बता दिया कि मैं हूँ। जरूरतमंद कोई हो तो बात ही क्या है फिर। तो राजदारियां की बात भाई ने बोला तो 2 लाइन गुनगुनाता हूँ राजदारियां की। खामोशियों ने चुन ली जुबान, लब चुप पर बोले नैना, दुख तेरा मेरे दुख वर्गा, फिर कैसा है ये 10 फासला, आजा बांट ले दर्द सारे ये, कुछ पल आके बह जा मेरे ना, है सारी राज़दारियां संग तेरे, कह दे वो हम जो कह ना सके, तो जो हम नहीं कह सके तू कह दे, जो तू नहीं कह सके वो हम कह सके। ये है राजदारियां हमारी। क्या बात है सर। सो इफ यू हैव नॉट ट्यून्ड इन टू द सॉन्ग, सोनी म्यूजिक के जरूर चैनल पे सुनिए। अवेलेबल है, ठीक है। मैं गिटार लेके भी सुना के जाऊंगा, ऐसे नहीं है तो बस बात बताइए, आपको गाना भी सुनाऊंगा। भाजी, इसका अंतरा भी बहुत एक प्यारा है। काम करते हैं, एपिसोड के एंड में थोड़ा 5 मिनट की महफिल बैठाते हैं। बहुत ठीक है, बढ़िया। आपका सादगी बीबा ये सादगी सब तो बीबा राजदारी, सादगी भी होगा, बीबा भी होगा, सानुक पलचैन भी हो सकता है। राजदारियां तो 3 बार करूंगा मैं, अभी तो मैं वाइब में हूँ इस गाने की। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एपिसोड के एंड तक रुके रहना, क्योंकि हम फिर महफिल बैठाने वाले। सर एक और चीज़ आप मुझे बताओ, व्हेन यू क्रिएट अ सॉन्ग फॉर अ लेबल और फॉर बॉलीवुड एंड व्हेन यू ग्रो इंडिपेंडेंटली, उन दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है? कोई फर्क नहीं। एक बात बताओ, संगीत सोच के बनाया जाएगा तो फिर संगीत किस बात का हुआ कि यार ये वाला गाना मैं बढ़िया लिख रहा हूँ तो ये मूवी के लिए लिखूंगा, ये बढ़िया लिख रहा हूँ तो अपने यूट्यूब चैनल के लिए लिखूंगा, ये परफॉर्म करूंगा तो इसके लिए। ऐसे सोच के कभी गाने नहीं बनते। गाना बनता है, फिर अपना रास्ता खुद चुनता है। एक बेबी होता है, हम्म, आप बच्चा पैदा करते हो, उसके बाद बच्चे को आप जो मर्जी बनाना चाहो, बच्चा बनता वही है जो उसे बनना है। ये सच है झूठ? आप मार पीट के कुछ बना भी लोगे, कितने पैशनेट लोग हैं, इंजीनियर्स बन गए हैं हमारे सारे कॉमेडियन दोस्त, देख लो। हाँ। हमारे वकील साहब, बसी साहब, हमारे इंजीनियर साहब, गुजराल साहब, सब लोगों ने अपने अपने काम किए हैं। आज देखो जो वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे। इसी तरीके से गाना अपना रास्ता खुद बनाता है। एक गाना बनाओ, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, लोग उसको अपने आप सराखों पे बिठा लेंगे। पर बिकॉज आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, तो मैंने बहुत सारे म्यूजिशियन या सिंगर्स के ऐसे पॉडकास्ट सुने हैं जो हर बार कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कमर्शियल स्पेस बहुत अलग होती है एंड व्हेन यू गो सोलो वो स्पेस। मेरे को उनसे सवाल करना है, कैसे? शब्द वही, इमोशंस वही, भावनाएं वही, या तो सिचुएशन दे कोई। अगर हम कोई गाना बनाते हैं तो सिचुएशन दिमाग में डाल के बनाते हैं। ऐसी सिचुएशन आपको मूवी से भी मिल जाती है। अब आप उसको इंडिपेंडेंटली बनाना चाहते हो, मूवी के लिए बनाना चाहते हो, आजकल तो सिचुएशन बाद में मिलती है, गाने बन जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, बाद में लगा देते हैं, बाद में फिट कर देते हैं, वो एक पार्ट शूट हो जाता तो है। गाना बनाते वक्त तो किसी भी नहीं सोचा होगा। अगर ऐसी ही बात है तो जो इंडिपेंडेंट गाने रिलीज हुए हैं वो पिक्चरों में क्यों आए? इसका जवाब दिया जाए फिर। सही बात है। गाना गाना होता है। आप एक बात बताइए, गाने से मूवी होती है या मूवी से गाना होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई sense सिचुएशन नहीं। होती है। सिचुएशन गाने की आप जो मर्जी बनाओ, जो लिखने का। मैं रैप भी लिखा हुआ है, आपको मैं रैप भी सुना सकता हूँ अपना। आपको भोजपुरी सुनना है, मैं वो रैप भी सुना भाई, सकता come on हूँ। भाई, आपको भोजपुरी भाई। पंजाबी सुनना, नहीं नहीं भाई, भोजपुरी भाई। भोजपुरी का रैप सुनो आप। हाँ जी। भोजपुरी लैंग्वेज नहीं है, भोजपुरी गाने में मैंने देसी रैप लिखा था कि टुम टुमक चले तेरी चाल करे, मुझे बावड़ आ रही तेरी पतली कमर की वजह से ही तो नशा दुगना मुझे है चढ़ा, मेरी बात सुनो तो सही हाय दैया, जान निकल रही हाय दैया, मुझे थाम लो अपनी आंखों का जाम दो। बेबी ये मैं बिल्कुल कहता नहीं कि तुझे चांद तोड़ के दिलाऊं, पर इतनी पीने के बाद भी मैं तुझे घर पे छोड़ के आऊं। बोलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बाहर मरुती 800, जेब में पूरे 500, साथ चलोगी हाँ कहो, 500 में 300 का तेल भरा के चल लेंगे, फिर बचे जो 200, 2 वनीला, एक तू खइयो एक में, स्वाद कमाल होगा बेबी खूब धमाल होगा, अब चल भी लो हाँ कर भी दो, अब और सब्र नहीं होगा। क्या बात है साहब, भाई मजा आ गया भाई। भाई ये सब भोजपुरी में चले जाओ दोबारा से। यार मैं ना मुंबई रहता था 2017 में ना, तो मुझे मेरे को लोग इतने नहीं जानते थे बिल्कुल भी। तो एक मूवी मिली थी मुझे, है तुझे सलाम इंडिया, जो पता नहीं रिलीज भी नहीं हुई है। उसमें मैंने 4 गाने बनाए थे। उसमें से एक गाना था, एक बिहारी लड़के पंजाब में जाते हैं शादी में और वहाँ पे जाके गाना गाते हैं, और ये गाने का नाम था ब्यूटी पे मारू सीटी। ब्यूटी पे मारू ये सीटी, मैंने ये लिखा था। थंबनेल है हमारा, ब्यूटी पे मारू सीटी। ब्यूटी पे मारू सीटी, तो उसमें मैंने रैप पोर्शन लिखा था और दिव्या कुमार ने गाया था एक। आप मुझे एक और चीज़ जो आपसे समझनी है वो ये कि अभी तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, शानदार चल रही है, पर एक समय तो था जब नहीं चल रही थी। तो कभी ऐसा आया दिमाग में कि यार छोड़ देते हैं, म्यूजिक परस्यू नहीं करते हैं, या कुछ और लाइन है वहाँ चले जाते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूजिक में रहकर मैंने सर्वाइवल कैसे किया। बताओ।
मुझे लाइव स्टेज पसंद थी। मुझे मैं मैड परफॉर्मर था ये मैं जानता हूँ, मैं म्यूजिशियन था ये मैं जानता हूँ, मैं हूँ रहूँगा ये मैं जानता था। लोग नहीं जानते थे पर मैं तो जानता था। अब मुझे म्यूज़िक से कमाना था, मैंने बच्चों को गिटार सिखाना शुरू कर दिया, जागरण में गिटार बजाना शुरू कर दिया, स्कूल में म्यूज़िक टीचर की जॉब कर ली। उसके बाद लोगों के लिए एड फिल्म्स का म्यूज़िक करा 5,000 2,000 3,000 रुपये में। उसके बाद और अपने ही फेलो म्यूजिशियंस के लिए गाने बनाने शुरू कर दिए 15,000 20,000 रुपये में। घर चलाना भी ज़रूरी है, लेकिन किया सिर्फ म्यूज़िक ही। एक बार मुझे मौका मिला कि लाइव बैंड ना अब चलते नहीं है, क्योंकि अब ना डीजे पंजाबी आर्टिस्ट +1 गाना बजेगा, आपको नाचना है या डीजे बेस बैंड बनाना है वो बना लो। वो दिन था जिस दिन मैंने उसको, मुझे 20,000 रुपये पर नाइट मिल रहे थे महीने में, 20 दिन 22 दिन 15 दिन, बहुत पैसा हो गया। मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे, आपने देखा होगा जितना मैं नाचता हूँ, गाना गा के उतना कैसे नाच सकते हो आप, पर मैं नाचता हूँ ना तो मेरा पैशन है। तो किया शुरू से लेके अब तक म्यूज़िक भी। मैंने 11th स्टैंडर्ड में डांस क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी घर चलाने के लिए 500 रुपये में। आप सिखाते थे? हाँ, डांस सिखाता था। आपने म्यूजिक भी सिखाया, आपने डांस भी सिखाया? यार डांस थोड़ा बहुत आता था, घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत सिखाना पड़ता था। पंजाबी है तो फिर हड्डियों में और खून में जैसे तो जुम्बा क्लासेस होती है ना, जैसे फिटनेस क्लासेस होती हैं, उसमें मैं लेडीज़ को डांस सिखा देता था। 11th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग लेसन फॉर ऑल दोज पीपल जो सोचते हैं कि मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म मिले या मुझे एक सही जगह मिले जहाँ से फिर मेरा करियर शुरू हो। बट इफ़ यू आर सो मच इन्वॉल्व विद योर आर्ट फॉर्म तो आप फिर रूटेड रहते हो, आप फिर वही परस्यू करते हो। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो ऐसे बहुत सारे सपने देखने वाले लोग हैं जिनके सपने पूरे नहीं हुए, उन्होंने छोड़ दिए, एंड नाउ फिर वो दोबारा सपने पूरे नहीं हुए तो फिर सपने देखे कहाँ? सपने क्यों देखे जाते हैं? 2 तरीके के सपने होते हैं, एक जो आप खुली आंखों से देखते हो, एक जो आप बंद आंखों से देखते हो। मैंने सपने खुली आंखों से देखे तो पूरे करने निश्चित है, और अब खुली आंखों से वो जी भी रहा हूँ। अभी नहीं, बहुत ऊपर हूँ, बहुत चीज़ें मिल गई हैं, जो सोची थी वहाँ आसपास पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी भी जो सागर का कोर है वो लोगों तक पहुँचना बाकी है, जो कि इस साल पहुँचेगा। मेरी लिखाई, मेरे लिखे हुए गाने, जैसे आपने बोला कि आपने अपना क्या किया, मेरी म्यूजिकलिटी, आई एम अ म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, ये कोई नहीं जानता, ये जानेंगे लोग जब गाना लिखूंगा, मेरी सच्चाई लिखूंगा। मैंने आपको एक रैप सुना दिया भोजपुरी में, आपको हिंदी रैप भी सुनाता हूँ अभी। आप ही के माध्यम से शायद मैं पहुँचा पाऊँ लोगों की, मैंने ये काम भी करके छोड़े हैं। मैंने उस किराए के घर पे जिससे मुझे निकाला गया था, वहीं एक गाना बनाया था कि जैसे वक्त बदलेगा लोगों की सोच बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं, रुकना नहीं, तुझे ज़िंदगी रगड़ेगी। इसका एक रैप था। टाइम है तो दोनों पार्ट सुना देता हूँ भाई, पूरा सुनाओ, हम तो बैठे हैं यहाँ पे। ये आप सभी के लिए कि बेचैनी होती है ना तुमको भी जब मिलता नहीं पाना, वो सब तुमसे रूठा हो रब जब शक करते हैं वो भी जो लगते थे अपने से, आंखें चुराते हैं डरते मुंह लगने से, मंजिल किसी की भी आशा नहीं, नहीं भी मिला तो निराशा नहीं, बेटे हीरे को किसने तराशा नहीं, जिंदगी है ये तमाशा नहीं। जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच भी बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं, रुकना नहीं, तुझे जिंदगी रगड़ेगी। ये हुक था गाने का। और दूसरा अंतरा इसका, ये जो बोलते हैं तेरा भाई बैठा तेरे पीछे, एक सीढ़ी चढ़ो नहीं कि फट से टांग खींचे, तमीज़ें सिखाते हैं ज़िंदगी को जीने की, शुरुआत कराई जिन्होंने मुझे पीने की, अरे पसीने की खाता हूँ सुन, रोज़ नई बनाता हूँ धुन, स्टेज पे मैं गाता हूँ शेर की तरह, ज़्यादा ज़िंदगी में आम के पेड़ की तरह, कैसा झुका हुआ सजा हुआ, फलों से मैं सींचा गया, मेरी माँ के हलों से मैं, अब तेरी मेहनत का अंजाम होगा माँ, तेरे बेटे का बहुत बड़ा नाम होगा माँ। जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच भी बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं, रुकना नहीं, तुझे जिंदगी रगड़ेगी। रीलें बनना कितना इंपॉर्टेंट है एक गाना रिलीज होने के बाद? क्योंकि आपने बोला कि गाना अपने आप अपनी जर्नी तक पहुंचता है। अब वक्त बदलेगा की रील्स तो नहीं बनी, पर वक्त बदलेगा पे अगर 3 लाख लोगों ने भी वक्त बदलेगा आज तक सुना है, तो वो कौन है 3 लाख लोग जो रील नहीं बनाना चाहते? क्यों सुन रहे हैं फिर वो? तो क्या लगता है आपको? आज अगर मैं आपसे पूछूं, आपने हम दिल दे चुके सुन हम गाना सुना है? हाँ जी। वीर ज़ारा का तेरे लिए हमें जिए, कल हो ना हो, ये सब ओजी गाने हैं जो, तो जब ये गाने आप सुनते थे तो रील्स के थ्रू सुनते थे? हम पूरे 5-5, 7-7 मिनट के गाने सुनते थे। गाने सुनते थे। हर चीज़ ज़रूरी है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा समय आगे। पहले गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती थी, आज बिजली से चलती हैं। रीति रिवाज बदल जाते हैं चीज़ों को करने के, गाना गाना ही रहेगा हमेशा। रील्स तो यार हम खुद स्क्रॉल करते हैं रील, अगर शायरी बोल रहा हूँ तो पीछे गाना चाहिए ना। हाँ।
गाना ज़रूरी है शायरी को ऊपर करने के लिए, शायरी ज़रूरी है गाने को ऊपर करने के लिए, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। एक स्टेट है मेरे पास कि 2024 में इंडिया ने 30,688 लाइव इवेंट्स होस्ट किए, 18% इंक्रीज फ्रॉम 2023, जिसमें हमारे पास बाहर से सारे सिंगर्स आए, कोल्डप्ले, एड शीरन, मार्टिन गैरिक्स। ऑन दी कॉन्ट्रास्ट हमें ये देखते हैं कि जो हमारी इंडियन फोकलोर है, जो हमारा देसी म्यूज़िक है, वो आर्टिस्ट कहीं राजस्थान में, कहीं पंजाब में वो बैठ के अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंडिया को एज अ कोर जब इतना ही म्यूज़िक पसंद है, तो वाई वी आर नॉट investing or appreciating our regional artist instead of just crapping on the foreign artists who are coming to India? यार ऐसा तो मैं अग्री नहीं करूँगा इस बात पे, सॉरी, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट भी सोल्ड आउट शोज कर रहे हैं, इंडियन आर्टिस्ट। But so अगर वो सोल्ड आउट शोज कर रहे हैं ग्लोबली, तो ग्लोबली आर्टिस्ट इंडिया में आके सोल्ड आउट शो क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इंडिया ही बाहर जाके सोल्ड आउट शो कर सकता है, बाहर के लोग भी इंडिया के। म्यूजिक बहुत डाइवर्स है, आप समझो कि सिर्फ वो नहीं आ रहे, अच्छी बात है, म्यूजिक बटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। या तो होना कि इंडियन आर्टिस्ट की टिकट्स नहीं बिक रही। सर मैं थोड़ा सा वहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मेरा जो सवाल था वो ये था कि कोई तानपुरे बजाने वाला, कोई सारंगी बजाने वाला, कोई सितार बजाने वाला, ठीक है, वो उतना नहीं फट रहा है, जबकि बाहर से जो लोग आते हैं, इंडियन आर्टिस्ट, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, आपका खुद का शो हमेशा सोल्ड आउट रहता है, पर जो एक तानपुरे बजाने वाला, जो लोकल आर्टिस्ट है, जो हमारी रूटेड म्यूजिक है, वो अभी तक क्यों आगे तक नहीं जा रहा है? मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ना एक बहुत, मैंने जो सीखा है जितना, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ना एक कोर ऐसा है कि वो कभी भी चाहते ही नहीं है वो परफॉर्म करना कि हम ऐसी ऑडियंस में परफॉर्म करें। उनको वो साधना है, उनके लिए साधना, हमारे लिए भी साधना है, संगीत सबके लिए साधना है। लेकिन जो बिल्कुल गुणी लोग हैं ना, वो सिर्फ ज्ञान बांटने पे विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस संगीत की धरोहर को लोगों तक पहुंचाना है और वो अपना काम भली भांति करें। अगर वो चाहें ये करना तो वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्यों वो करना नहीं चाहते होंगे इसलिए नहीं हो रहा है, अगर वो चाहेंगे तो हो भी जाएगा। अब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कौशिकी चक्रवर्ती जी का, मैं मतलब कोर इंडियन क्लासिकल में उनको सुनता हूँ, उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिटिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो गाते हैं, कूक स्टूडियो में उन्होंने गाया, मैं सबको मतलब बहुत अच्छे से सुनता हूँ। आप समझ लीजिए कि बांसुरी, सारंगी, सराज, तबला, इन हर ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, आप सब नाम जानते हैं, सब भली भांति परिचित हैं। तो देखिए उन्होंने बनाया है अपना रास्ता। आज के टाइम पे आप चाहें तो उसको वर्ल्ड वाइड भी लेके जा रहे हैं, हर बंदा वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर रहा है भाई, लेकिन जो एक गली में बैठ के परफॉर्म कर रहा है, क्या वो उस जगह पे पहुंचना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। मतलब मैंने शायद कभी इस पूरी डिबेट को उस वाले नज़रिए से देखा ही नहीं कि वो लोग अपने म्यूजिक को इतना स्ट्रेट मानते हैं कि वो उसे ही रिफाइन करने में और हर दिन बेहतर होने में, और उसको लोगों तक उसे बांटना चाहते हैं कि हमारा ये जो घराना है, ये घराना पूरी दुनिया तक पहुंचे, भले उनके। अगर देखिए अगर एक ऑफिस में एक ही इंसान सब काम कर लेगा तो फिर एम्प्लॉयज़ की क्या ज़रूरत होगी? हम एम्प्लॉयज़ हैं, मैं अपने आप को एम्प्लॉय समझता हूँ। मुझे मेरे बॉस ने बताया कि ये काम करना है, मैं उस काम को वर्ल्ड वाइड लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो काम तो मेरे बॉस ने ही सिखाया ना मुझे। तो समझ लीजिए वो सब बॉस हैं हमारे, जो सारे पुराने लोग हैं, वो सारे लोग बिल्कुल सही बॉस हैं हमारे। आजकल जो लोग हैं, दे आर, जो म्यूजिशियंस हैं स्पेशली, उनके पास थोड़ा सा इजी आ गया है कि AI आ गया, ऑटो ट्यून आ गया, ये सारी चीज़ें मिलाई, बढ़िया एक कमर्शियल गाना बनाया, इंटरनेट पे डाला, हिट हो गया, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए। बट वही सिंगर्स जब लाइव शो परफॉर्म करने आते हैं, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था कि कोल्डप्ले के शो में जाके जब जसलीन ने परफॉर्म किया, द ऑडियंस डिडंट लाइक इट। कितना ठीक है ये? सवाल बहुत कमाल है और उसके जवाब अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल जवाब देता हूँ। जिस तरीके से मैंने बोला है, अलग अलग ड्यूटीज़ होती है ना एक ऑफिस में अलग अलग लोगों की, जब आदमी वही करता है ना तो बेहतर रहता है। आप समझिए मेरी बात। जैसे हो सकता है मैं उतना अच्छा कंपोजर नहीं हूँ जितनी जसलीन है, उनके गाने हम सुनते हैं, हो सकता है वो इतनी अच्छी परफॉर्मर ना हो जो कोई और हो। ये जान लेना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस स्टेज को भगवान मानना, मंदिर मानना ज़रूरी है। अगर मैं लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा होता
तो मैं वो काम नहीं करता, चूज नहीं करता। अगर मेरी बात है, उनके गाने सब लोग सुनते हो लूप पे। आज पूरे आपने हम उनको कहाँ? लाइव हम्म, स्टेज पे देखा, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, क्या आप उनके गाने सुनने बंद कर दोगे? नहीं। जिन लोगों ने उन्हें स्टेज पर पहुंचाया, उन्हें पता होना चाहिए था कि ये वैसा परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा। मैं तो आज भी फैन हूं उनके गानों का। फैन तो हम सभी, हम सबकी गाने। प्लेलिस्ट में ही तो है। हाँ, गाने तो बेस्ट है ना, हाँ, तो जो बेस्ट है वो करने देते हैं ना। उस लाइव की वजह से उन बेस्ट गानों को मत निगलेक्ट करो। उन्होंने आपको गाने दिए, ठीक है वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, क्या पता प्रेशर हो या टेक्निकल एरर हो या बहुत ऑडियंस देख लियो या कुछ हो, परफॉर्मर नहीं होंगे। देखिए परफॉर्मर बहुत बेहतर बैठे हैं। अब देखिए मैं परफॉर्मर बहुत बढ़िया हूँ, मैं मानता हूँ, पर मेरे से बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे को उतना गाना नहीं आता। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना कम से कम। अगर आज आप मुझे बोलो सागर जरा एक बंदिश सुना दो, मैं नहीं सुना पाऊंगा, मैं मना कर दूंगा, मुझे आती ही नहीं है। अब वो कहे सागर पागलों की तरह परफॉर्म करो, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मेरे को आता है। पर अगर आप मुझे बोल आज मैं इस पोस्ट पे उससे पोस्ट करो, चीज़ें छोड़ने में ना सबसे बड़ी भलाई होती है। आज आप इस पोस्ट पे आओ, मेरे को बोलो सागर जी आप आए हो, ये गाना सुना दो, मैं कहूँ भाई मेरा गला खराब है, मैं क्यों अपने आप को वो बनाऊँ? मेरे को पता है मैं नहीं गा सकता, उस गाने को अचीव ही नहीं कर सकता मैं उस जगह पे, तो मैं उस टाइम पे वो गाना नहीं गाऊंगा। अगर आप मुझे बोलोगे सागर परफॉर्म कर, मैं कर दूंगा, शायरी बोल मैं कर दूंगा, ये वाला गाना सुना मैं सुना दूंगा। तो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, चूज़ द राइट वे। ये बड़ा मुद्दा इसलिए बना क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं इसमें। आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लेबल्स हैं, जिन्होंने इनको पुश किया, सॉरी, उनको ज़रूर ये देखना चाहिए था। और यार जसलीन ऐसा तो नहीं है कि पहले परफॉर्म नहीं करती, शोज़ करती है, वेडिंग शोज़ में ही मैंने उनको देखा है, सबको मालूम है कि वो ऐसे ही गाती है स्टेज पे। तो फिर अब नया मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ये लग रहा है अब बन गया है मुद्दा, तो फिर उनको बोला गया परफॉर्म करने के लिए, उनको क्या पता चूज करना था या नहीं करना था, किसी को नहीं पता। हम अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते, की चीजें तो हम नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं थी, ये तो मैं एग्री करता हूँ। उससे बहुत बेटर परफॉर्मर ना हमारी दिल्ली में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो कर देते हैं परफॉर्म अच्छा, और बेटर गाते भी हैं, मुझसे भी बहुत बेटर गाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं मैं परफॉर्म अच्छा करता हूँ, मैं मानता हूँ ठीक है कि सामने वाला इंसान अच्छा गाता है, बट मैं परफॉर्म बेटर कर सकता हूँ। जब एक आदमी पैसे खर्च के आता है ना भाई, उसके पैसे वसूल होने चाहिए, इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश है। मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे आता है उसको बेहतर परफॉर्म करूं, मेरा सिर्फ यही टेक है। मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको जो हाँ सर, मैं इस बात से पूरा सार जो समझा कि आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, क्या आपको अच्छे से आता है, क्या आपको नहीं आता। आपको मना करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकता। यार अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप वो तो इतना शानदार कर ही रहे हो ना, हर फील्ड में थोड़ी सुपरस्टार बनना है। सही बात है। ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लेते हो, लेकिन कंट्रोवर्शियल क्या है बात, इसमें controversial- इसमें क्या है देखिए, मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं अपने आप को देखता कोल्ड प्ले पे, भाई मैं फोड़ देता, मेरे को लगता है कि मैं खेल जाता, पर मेरे को अभी वो मिला ही नहीं चांस। जब मिलेगा तब अचीव करेंगे उसको, तो मेरे को दुख नहीं है उस बात का। अगर मेरे को कोई अप्रोच करता, मैं खराब कर देता, तो शायद ज़्यादा दुख होता। अगर मेरे को कोई मौका मिलेगा ना, जैसे कोका कोला अरीना परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, ये पूरा बताओ क्या सीन है, टेल मी मोर। मैंने मई में लास्ट ईयर परफॉर्म किया था कोका कोला अरीना। 3 आर्टिस्ट थे, बी प्राक पाजी, शादाब अल्तमश फरीदी, कमाल के सिंगर्स, दुबई कोका कोला अरीना और सागर वाली कवाली, ठीक है। किस्मत देखो, अब मुझे मौका मिला है 13 अप्रैल को मुझे परफॉर्म करना है सागर वाली कवाली, कोका कोला अरीना, सिंगल सोलो आर्टिस्ट शो, स्टैंड अलोन। आज ही मैंने पोस्ट किया है, टिकट्स लाइव हैं। जब तक अब मेरी हालत कैसी है पता है गाइस, सवाल का जवाब भी कितना कमाल है। मेरी हालत ऐसी है कि मेरे को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि भगवान जी ने मुझे वो स्टेज दिया है, तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। टेक्निकल ग्लिच अलग होता है और मेरी परफॉर्मेंस खराब हो वो अलग होता है। टेक्निकल ग्लिच होता अगर उसमें तो मैं आपके साथ अग्री नहीं करता। टेक्निकल ग्लिच नहीं था, सुपर साउंड मिला था, सुपर स्टेज, सुपर लाइट्स और कमाल ऑडियंस। मुझे तो यार टिकटें भी खुद ही बेचनी है, सारे ले लेना, भर देना कोका कोला अरीना, ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, प्रॉमिस। सर मुझे एक और बात बताओ, जब इतनी सारी ऑडियंस आती है और अगर आर्टिस्ट की साइड से 8% भी कुछ दिक्कत होती है, ऑडियंस बड़ी डिसरेस्पेक्टफुल हो जाती है। आर्टिस्ट की तरफ से दिक्कत होती है, और जब ऑडियंस की तरफ से दिक्कत होती है, उसके बारे में कभी बात करिए किसी ने? क्योंकि ऑडियंस को ये लगता है कि मैंने अगर 2,500-3,000 रुपए दिए हैं तो मेरा हक है अब उस आदमी पे, बिल्कुल मेरा पसंदीदा आर्टिस्ट है, पूरा हक है, पूरा हक है। मैं कह रहा हूँ पूरा हक है, निचोड़ लो। पर अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में भी हमने देखा है कि कोई, दैट्स रॉन्ग ना, दैट्स रियली रॉन्ग। आपने किसी आर्टिस्ट को पसंद करके उससे बड़ा बनाया, मिसबिहेव तो नहीं होना चाहिए।
और कितने अच्छे हम्बल तरीके से उन्होंने उस चीज़ को टैकल किया। आई मीन बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, बट कभी कभी यार हमारा भी दिल टूट जाता है। साहब, मूविंग ऑन टू रैपिड फायर, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू यंग म्यूजिशियंस जो अभी ब्रेक करना चाह रहे हैं इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? कंसिस्टेंसी। अगर एक चीज़ आप म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहोगे तो वो क्या है? मैं कौन होता हूँ चेंज करने वाला, मैं अपने अंदर कर लूँगा। एक एडवाइस जो आपको करियर की शुरुआत में मिली थी और आज भी बहुत काम आती है। बी रियल। इफ़ यू हैव टू चेंज योर ड्रेस कोड फ्रॉम शेरवानी टू एनीथिंग एल्स, मतलब जो हमने बातें करी उसके बाद तो ये सवाल नहीं चच रहा है, पर नहीं आप पूछो। इफ यू हैव टू चेंज योर ड्रेस कोड फ्रॉम शेरवानी टू एनीथिंग एल्स, पहना हुआ है, खुद कूल कपड़े पहनता हूँ मैं, फुल हिप हॉप वाइब में रहता हूँ। रैंडमली आप देखोगे तो मैं यही कपड़े पहन के घूमता हूँ। अगर आपके ऊपर बायोपिक बनती है तो कौन सा एक्टर होगा जो बेस्ट एक्टिंग करेगा? ब्यूटीफुल सवाल। एक बार 1 मिनट दे दो प्लीज इसे रैपिड फायर के लिए सिर्फ क्योंकि हाँ रो ना, सोचो। रणवीर कपूर। पूछ रहे देखो, बस्सी साहब का दोस्त है, घर पे उठना बैठना है। रणवीर कपूर होना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है मैं वो एप्ट है बिल्कुल। एक कोर वैल्यू जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट को बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, आशीर्वाद जिंदगी में। यू आर आस्किंग अबाउट द वैल्यूज ना, द वैल्यूज। आई थिंक मेरे लिए बहुत आशीर्वाद। आज भी स्टेज पे जाने से पहले डर रखता है, क्योंकि जब आप अपने बड़ों की इज्जत करते हो आपको लगता है आशीर्वाद नहीं मिला तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे साथ वही है कि मेरे को जहाँ भी हूँ दुनिया के कोने पे, हेलो मम्मा जय साई राम, मैं स्टेज पे जा रहा था, मम्मी बोलती मंगल हो कल्याण हो, हाँ आज बढ़िया हो जाएगा शो। सर, मैं एडिट करके आपसे कुछ लोगों के नाम लूँगा। 8 वर्ड में आपका जो रिश्ता है उनके साथ, यू हैव टू टेल दैट। अनुभव सिंह बस्सी। इंस्पिरेशन। अंकुर भार्गव। मैनेजमेंट। तुषार गुलाटी। भाई सपोर्टर। हर्ष गुजराल। मेरा जिगरा। आपकी माँ। भगवान। आपकी बहन। बेटी। समय रैना। किक-एस कॉमेडियन। चलो साहब, ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट स्टार्ट द महफिल। जिन गानों की हम बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा भाई महफिल बना दो। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं बीबा, सादगी, सानू इटपल चैन ना आवे एंड राजदारियाँ। तो जो 3 एक में मिक्स हो जाते हैं वो हो गया आपका सानू इकबाल, राजदारियाँ एंड बीबा सादगी। सादगी। और वो करता हूँ बीबा भी, चलो कर ही देंगे। गिटार दो यार जरा वाइब कर ले। बिफोर यू स्टार्ट मैं अपना एक शेर बोलता हूँ। साथ में आ जाओ गिटार के। ठीक है। कहा है कि बेवजह बेकार की बात नहीं करते, बेवजह बेकार की बात नहीं करते, हम यार ही ठीक हैं, चलो प्यार नहीं करते। हाय 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 हाय। आपके शेर को पूरा करो, इसी को करो साहब। एक बार और बोलो। ऑन द स्पॉट जो भी हम कर रहे हैं ऑन द स्पॉट है कि बेवजह बेकार की बात नहीं करते, बेवजह बेकार की बात नहीं करते, हम यार ही ठीक हैं, चलो प्यार नहीं करते। यूं तो इश्क में बह जाने की कसमें खाई थी किसी ने। यूं तो इश्क में बह जाने की कसमें खाई थी किसी ने। मैं डूब गया वो पार हो गए, इसलिए अब हम किसी पे एतबार नहीं करते। क्या बात। और कसम से, मेरे संगीत की कसम, मुझे नहीं पता था कि मैं ये बोलने वाला हूँ, यही है सच्चाई। इसलिए सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबारा के वादे पर कर, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार का उम्र भर कर दिया। सानू एक पल चैन ना, सानू एक पल चैन ना, सजना तेरे बिन, सजना तेरे बिन, साडा कल्लिया दिल नहीं लगना, साडा कल्लिया दिल नहीं लगना, सजना तेरे बिना। सारी राज़दारियाँ
रुख तेरा मेरे दुख भरेगा, फिर कैसा है ये दस फासला, आजा बांट ले दर्द सारे, कुछ पल आके बह जा मेरे नाम। तो रहा है कि धुएं खींचते वक्त जो मैं आहा भरता हूँ, हर एक क्रश पे मैं थोड़ा थोड़ा मरता हूँ, मुझे एक हौसला लाकर मुझे थोड़ी सी सांसें दे, मुझे अभी और जीना है, मुझसे मेरी ये आदत है। वाह, कि हर एक कश के साथ मैं थोड़ा थोड़ा मरता हूँ। मुझे धुएं से डर लगता था, मुझे धुएं से डर लगता था। आज तेरे जाने के बाद सिगरेट हाथ से उतरती नहीं, अब तो मान जा कि तुझे प्यार करता हूँ। खामोशी और किसे दा यार परदेस न जावे, विछोड़ा ना किसे नू पेश जावे, सानू एक पल चैन ना आवे, एक पल चैन ना आवे सजना, सागर तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, ओ चैन न आवे। आंसुओं के साथ उसे मेरा हंसना नहीं पसंद, दरिया हो या हाव उसे गहरा नहीं पसंद। अब तो शादी के कार्ड भी छप चुके हैं मेरी जान, अब कब कहोगी कि तुम्हें वो लड़का नहीं पसंद? क्या बात है। देखो, छोड़ के जाने का दस्तूर नहीं था, छोड़ के जाने का दस्तूर नहीं था, जख्म कोई भी नासूर नहीं था, मेरे हाथ में भी कभी सिगरेट नहीं थी और उसकी मांग में भी कभी सिंदूर नहीं था। भाई बंद कर दो। संग तेरे कह दे वो हम जो कह ना सके,